नमस्कार। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में प्रोटेक्टेड एरियाज से जुड़े सवाल भाई कितने ज़रूरी होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और सीधे भारत के नए टाइगर रिजर्व्स, सेंचुरीज और उन्हें मिली ग्लोबल रिकॉग्निशन की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या पता है कि बिहार में हाल ही में किस नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? ये उन कई ज़रूरी अपडेट्स में से एक है जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बिहार के नए टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पूरे देश का टाइगर नेटवर्क कैसे बढ़ रहा है। कुछ खास सेंचुरीज पर भी नजर डालेंगे, वेटलैंड्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन को समझेंगे और आखिर में इन सब को भारत के कंजर्वेशन के बड़े फ्रेमवर्क में फिट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर से, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसे मैनेज कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA। अब एग्जाम्स के लिए ये दोनों नाम एक्ट और अथॉरिटी याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो बिहार का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कैमूर की पहाड़ियों में है और यहाँ के जंगल उत्तरी उष्ण कटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती टाइप के हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सूखे मौसम को भी झेल सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसकी कनेक्टिविटी। ये रिजर्व बांधवगढ़ से लेकर पलामू तक के एक बहुत बड़े टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा है। मतलब बाघों को घूमने फिरने, अपना इलाका बनाने के लिए एक विशाल और सुरक्षित गलियारा मिल जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत में ये टाइगर नेटवर्क कैसे फैल रहा है। और इसी कड़ी में उड़ीसा से भी एक बड़ी खबर है। साल 2025 में देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। ये दिखाता है कि बाघों को बचाने की ये कोशिशें सिर्फ एक दो राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये टेबल देखिए, फटाफट रिवीजन के लिए एकदम बढ़िया है। ओडिशा का देब्रीगढ़ जो ऐतिहासिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई से जुड़ा है। फिर है राजस्थान का सरिस्का, जिसके अंदर ही कर्णकावाड़ी किला है। ये बात इसे यूनिक बनाती है। और महाराष्ट्र का सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट्स में है, वो कोयना और वारणा जैसी जरूरी नदियों का सोर्स है। यही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो एग्जाम में आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। तो जैसा हम अभी देख ही रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स दोनों के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। बाघों की दुनिया तो शानदार है ही, पर भारत का कंजर्वेशन सिर्फ बाघों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब कुछ दूसरे अहम अभयारण्यों पर भी एक नजर डालते हैं। अब बात करते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसकी वजह भी बहुत खास है। कूनो नेशनल पार्क के बाद अब ये चीतों का दूसरा घर बनने जा रहा है। आप देखिए, चंबल नदी, खुले घास के मैदान, सूखे जंगल, मतलब यहाँ का पूरा लैंडस्केप इन शानदार जानवरों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का अगला बहुत बड़ा और अहम कदम है। अब जमीन से चलते हैं समंदर की ओर। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व का ऐलान हुआ। ये मरीन कंजर्वेशन यानी समुद्री संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है, सच में। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। पाक खाड़ी में ये रिजर्व 448.34 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये, जिसे इन शांत समुद्री जीवों, जिन्हें हम सी काव या समुद्री गाय भी कहते हैं, उनके लिए सेफ किया गया है। ये फिगर एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। और इस पहल की गूंज पता है इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनाई दी। 2025 में IUCN ने इसे एक पायोनियरिंग स्टेप यानी एक अग्रणी कदम बताया, खासकर इसके कम्युनिटी बेस्ड मॉडल के लिए। इसका मतलब ये है कि संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ की भी है, जो सदियों से इन समुद्री गायों के साथ रहते आए हैं। और यही मॉडल इसे इतना सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बनाता है। तो ये तो थी नेशनल इनिशिएटिव्स, लेकिन अब देखते हैं कि भारत की इन कोशिशों को ग्लोबल स्टेज पर, मतलब दुनिया भर में कैसी पहचान मिल रही है। खासकर जो लोग बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है। राज्य में 2 नए रामसर साइट्स हैं। एक तो बक्सर में गोकुल जलाशय और दूसरा पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। ये दोनों ही राज्य की रिच इकोलॉजिकल वेल्थ का सबूत हैं।
और यूनेस्को की नज़र भी भारत के इन प्राकृतिक खजानों पर है। देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को उनके वर्ल्ड नेटवर्क में जगह मिली है। छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी अब वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गई है और अगस्त्य मलाई तो पहले से ही एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड रिजर्व है। ये सारे तमगे दिखाते हैं कि ग्लोबल कंजर्वेशन में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो अलग अलग बातें की उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और भारत के कंजर्वेशन की बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा नंबर है, 29,964। ये 2017 की जनगणना के हिसाब से भारत में हाथियों की आबादी है। और ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि कंजर्वेशन सिर्फ बाघों के बारे में नहीं है। हाथी जैसे कई और शानदार और महत्वपूर्ण जानवर भी हैं और उनके संरक्षण की अपनी अलग चुनौतियां और अपनी अलग सफलताएं हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से भारत की कंजर्वेशन की कहानी बताती है। शुरुआत हुई 1972 के ऐतिहासिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, फिर 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन्हीं सब पहलों ने वो मजबूत नींव रखी जिस पर आज की सफलता की ये पूरी इमारत खड़ी है। तो आखिर इन सब कोशिशों का मकसद क्या है? क्या सिर्फ कुछ जानवरों को बचाना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के बारे में है, स्थानीय समुदायों को अपने साथ लेकर चलने के बारे में है और ये पक्का करने के बारे में है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चलें। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो जैसे जैसे भारत का ये प्रोटेक्टेड नेटवर्क बढ़ रहा है, चुनौतियां भी नई शक्ल ले रही हैं। बढ़ता हुआ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज का असर और इन बड़े बड़े इलाकों का मैनेजमेंट, ये सब नई चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि वन्यजीव संरक्षण की अगली सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।